हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आप लोगों को पता होगा आरआरबी पीओ प्री का जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है। 5 और 6 अगस्त को आपका जो है वो एग्जाम शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए। एडमिट कार्ड के साथ आप लोगों को जो भी वहां पर एग्जाम के लिए कुछ नेसेसरी कुछ आइटम्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो आप लोगों को लेके जाना चाहिए। तो चलिए वो भी मैं लगे हाथों बता ही देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग फिर बाद में पूछते हैं। ठीक है, या जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो एडमिट कार्ड को आप लोग प्रिंट करवा लें। उसके साथ आप लोगों को जो ओरिजिनल कोई भी आईडी है, चाहे आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसमें से कोई भी एक, मतलब आप ओरिजिनल आपको लेके जाना है। वो जो ओरिजिनल कार्ड है ना, ओरिजिनल आईडी या ओरिजिनल जो भी उसका डॉक्यूमेंट है, कार्ड है, वो लेके जाना है। या साथ में अच्छा, ई आधार जो है उसको भी आप लोग पूरा जो मतलब प्रिंट करवा के आप लोग लेके जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, और उसका आप लोगों को जो भी वो ओरिजिनल आईडी हो गया उसका एक जीरोक्स आप लोग मतलब लेके तैयार कर लीजिए, लेके साथ में आपको लोगों को जाना है सेंटर पे। ठीक है, और 2 फोटोग्राफ्स, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोग मतलब रख लीजिएगा। ठीक है, वही फोटोग्राफ आप लोगों को रखना है जो आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई करते टाइम यूज किया था। ठीक है, वो रखेंगे तो उससे आप लोगों का जो मैचिंग है ना, मतलब पहचानना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए प्लीज वो लेके जाइएगा, अदरवाइज आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और पेन वगैरह, मतलब पेन आप लोग लेके जा सकते हैं, 2 पेन लेके जाइएगा, या मतलब किसी भी तरीके का प्रॉब्लम से बचने के लिए। ठीक है, ये एक्चुअली उन लोगों के लिए मैंने बता दिया, हिदायत दे दिया, जो लोग मतलब पहली बार एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं या लाइफ में पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि जो भी आपका बचा हुआ 12 दिन है या 12 से 13 दिन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 दिन हम लोग रेस्ट करने के लिए, या थोड़ा सा मतलब होता है ना माइंडसेट को प्रिपेयर करने के लिए, काम एंड कंपोज करने के लिए, रिलैक्स मोड में करने के लिए हम लोग थोड़ा सा मतलब गैप ले लेंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो भी 12 दिन है, 12 डेज है, इसको हम लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है, कितना मॉक्स देना है। और उसके बाद मॉक में अगर मान लेते हैं कि अगर आप लोगों का थोड़ा सा घबराहट हो रहा है, या आप लोग पैनिक कर जा रहे हैं, या तो आप लोग मतलब अटेम्प्ट कम हो रहा है, स्कोर जो है मार्क्स है वो अगर कम आ रहा है, ठीक है, तो वो सब से आप लोगों को कैसे डील करना है वो हम लोग छोटा मोटा बात यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को बचा हुआ जितना भी दिन है उसमें जो एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स हो गए उनका कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो है वो कॉन्साइज होगा, टू द पॉइंट होगा। इसमें हम लोग वही बात करेंगे जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे और कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। ठीक है, हार्डली ये वीडियो जो है आपका 10 से 12 मिनट का हो सकता है। आप लोग अगर अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग 10 से 12 मिनट अपना कीमती समय देकर देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी मैं बोलूंगा उसे आप लोग कम से कम अप्लाई करने का कोशिश कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और, कभी भी किसी के भी स्ट्रेटेजी को, या कभी भी किसी के भी कोई भी जो प्रिपरेशन उसका प्लानिंग हो गया, प्रिपरेशन का जो भी रोड मैप हो गया या सोर्स हो गया, उसको पूरी तरह से ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपना भी बुद्धि लगाना चाहिए, उसके बाद फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बट हाँ, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि 100% तो नहीं, बट हाँ 99.99% जो मेरा स्ट्रेटेजी रहता है, या मेरा जो वीडियोज रहता है, या मेरा जो सोर्सेस रहता है, वो पूरी तरह से वैलिड रहता है, पूरा एकदम कंपिटेंट रहता है, एग्जाम रिलेवेंट रहता है। ठीक है, बट फिर भी आप लोग 0.1% जो है वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपका क्यूए है, मैथ्स हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। ठीक है ना, तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले डेली बेसिस पे क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, जो बिल्कुल मस्ट है कि 12 दिन या कभी भी जब तक आप लोग एग्जाम देते हैं, जब तक आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक आप लोगों को डेली बेसिस पे क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ऐसे तो आपको डेली बेसिस पे कम से कम 5 डीआई का प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, मिक्स डीआई। बट अभी जब आपका पता चल चुका है आपको कि आपका जो एग्जाम है वो करीब है, नजदीक है, ठीक है ना, 10 से 12 दिनों के बाद है, तो उस कंडीशन में आपको डेली 10 सेट डीआई का लगाना चाहिए। ठीक है, एक सेट में अगर आपका 5 क्वेश्चन है तो 10 सेट में आपका 50 क्वेश्चन हो गया, 10 बजे 50 है ना। और इसमें आप लोगों का मिक्स हो जाएगा, लाइक आपका जो आपका बार ग्राफ वाला हो गया वो भी हो जाएगा, लाइन ग्राफ हो जाएगा, आपका रडार वाला भी हो सकता है, केसलेट भी हो गया। उसके बाद एक आपका आता है पाई चार्ट प्लस मिक्स टेबल, जो होता है ना कि मतलब टेबल भी है उसमें पाई चार्ट भी है, या तो टेबल भी है या लाइन ग्राफ भी है, या लाइन ग्राफ भी है, पाई चार्ट भी है, तो डबल ग्राफ जिसे हम लोग कहते हैं, डबल फिगर बेस्ड। तो जितना भी हो सकता है आप लोग उसे मिक्स करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बहुत सारा पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा प्रोवाइड कर रखा है कंटेंट फ्री में, अच्छे अच्छे क्वालिटी का वो कंटेंट है, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, या रैंडम आप लोग कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारा सोर्स अवेलेबल है, गाइडली वगैरह का भी जो पीडीएफ बंडल वगैरह है, अगर आप में से किसी के भी पास है तो आप लोग उसका इस्तेमाल कीजिए। जब आप लोग कहीं पे पैसा लगाए हैं तो क्यों ना उस सोर्स को आप लोग इस्तेमाल कर ही लीजिए। बहुत लोग पता है क्या करते हैं कि पैसा लगाने के बाद सोर्स जैसे कि ले लिए, पता चला कि कुछ अच्छा है, ठीक है, उसमें पैसा लगा दिए, ले लिए, अब बाद में वो मतलब पड़ा रहता है, उसको लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। लोग बोलेंगे जो भी स्टूडेंट्स हो गए, कैंडिडेट्स हो गए, एस्पिरेंट्स हो गए, वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो बेचारा मतलब धूल खा रहा है बैठ के। ठीक है,
अब अचानक से फिर वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको कहीं से कुछ और सुनने को मिलता है तो वो खरीद लेते हैं, उसको भी रख देते हैं, छोड़ देते हैं, बेचारा पड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी प्रैक्टिस पूरा नहीं होगा। जो भी चीज या जो भी कंटेंट या जो भी सोर्स, पीडीएफ मटेरियल, बुक या मॉक टेस्ट आप लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, तो प्लीज उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए, यूज कीजिए। भले आप लोगों को थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हो, सारा क्वेश्चन नहीं बन पाए पूरी तरह से, आप लोग मॉक वगैरह है तो उसमें अगर पूरा स्कोर, अच्छा स्कोर नहीं आ पाए, फिर भी आप लोग उसको यूज कीजिए। उसको बनाने के बाद आप लोग उसका एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे कमी है, क्यों कमी है, किस टॉपिक में कमी है। जिस टॉपिक में कमी है उस टॉपिक का हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हाँ वही क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं कि नहीं। इस तरीके से पूरा बढ़िया से यूटिलाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए चीजों का, तभी जाके इंप्रूवमेंट होगा। सिर्फ सोर्स को खरीदने से, प्लेटफॉर्म पे अगर मान लेते हैं कि आप इनरोलमेंट करने से सिर्फ इंप्रूवमेंट नहीं होता है, फायदा नहीं होता है, ये प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। और इस तरीके से एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, है ना। जो भी चीज खरीदते हैं उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का हो। हर प्लेटफॉर्म का ये कोशिश रहता है कि वो अपने साइड से बेस्ट जो है सोर्स बेस्ड कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करे, ठीक है। बिकॉज हर कोई मार्केट में अच्छा करना चाहता है ना। अब आप लोगों को डेली बेसिस पे 10 सेट डीआई का बनाना चाहिए, मिक्स मतलब हो गया, ठीक है ना। केसलेट भी डीआई में ही आ जाता है, तो केसलेट हम लोग मतलब अलग से बहुत जगह मैंने मतलब देखा है, या मैं देखता हूँ कि केसलेट अलग से लिखा रहता है, बट डीआई बोलने का मतलब केसलेट डीआई है ना, जो भी आपका वर्ड बेस्ड है वो भी तो डीआई है। तो केसलेट प्लस आप लोगों का जितना भी अदर जो आपका ग्राफ बेस्ड डीआई होता है वो सब आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो वो मिक्स डीआई आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चंस तो आप लोगों को ऐसे भी प्रैक्टिस करना चाहिए। आप लोगों का स्पीड वगैरह इससे काफी इंप्रूव होता है, काफी बूस्ट होता है, ठीक है। और कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होता है। नंबर सीरीज आप लोगों को 20 करना चाहिए, जिसमें आपका 10 हो गया रॉन्ग नंबर और 10 हो गया आपका मिसिंग सीरीज जो होता है ना, मतलब मिसिंग नंबर, और ये हो गया रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, WNS, और ये मिसिंग नंबर, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक आप लोगों को 10 करना चाहिए। एक में आप लोगों का 2 का सेट होता है ना, x प्लस वाई का, तो 2 में आप लोगों का 20 हो जाएगा, x प्लस वाई, है ना। और x प्लस वाई बोलने का मतलब x और y। और अर्थमेटिक का 25 से 30 क्वेश्चन, जैसा आप लोगों को सहूलियत हो वो करना चाहिए। और उसमें भी आपको कोशिश करना चाहिए कि अर्थमेटिक के वही क्वेश्चन अभी आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करें जिन टॉपिक्स पे आप लोगों का कमांड अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको वो टॉपिक आता है तो आप लोग उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसका लगा सकते हैं, जो टॉपिक अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो एक्स्ट्रा 1 से 1.5 घंटा देके उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करें, बिकॉज मेंस में तो आपको काम आएगा ना। अगर आप लोग पूरी तरह से अभी मेंस का तैयारी छोड़ के बैठ जाएंगे तो फिर भला नहीं होने वाला है। बिकॉज जैसे ही आप लोगों का प्री का एग्जाम होगा उसके बाद अचानक से आप लोग थोड़ा सा रेस्ट मोड में चले जाएंगे, कह यार अब रिजल्ट निकलेगा तो फिर हम लोग तैयारी कर लेंगे मेंस का। रिजल्ट में मान लेते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन का वो मैसेज आ जाए कि हाँ यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन व्हिच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन दिस और दैट डेट, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपका प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, बर्डन आपका बढ़ जाएगा, कह यार अब मेंस का ही पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी अलग से करना है, 6 महीने का, 4 महीने का, सारा बोझ जो है वो आपके कंधे पे एक साथ आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब बोझ का जो पहाड़ है वो टूट पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप लोग और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, बढ़िया से आप लोग कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं, टाइम को सही तरीके से आप लोग इफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है कि आप लोगों को अभी भी एक्स्ट्रा जो भी आपके पास टाइम है 1 से 1.5 घंटा निकाल के, 2 घंटा निकाल के, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का या उन सारे टॉपिक्स का जिन टॉपिक्स को अभी आप लोगों ने छोड़ रखा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, जैसे कि आपका रीजनिंग का हो गया, तो रीजनिंग में जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपने इनपुट आउटपुट अभी तक नहीं किया है वो कर लीजिए। क्यूबन उसमें जो आपका डेटा सफिशिएंसी वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप लोग मतलब देखते रहिए, ठीक है। कहाँ से देखना है वो हम लोग एक और वीडियो में मैं डिस्कस आप लोगों को कर दूंगा, बढ़िया से डिटेल में बता दूंगा। वैसे ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो आज से आई थिंक लगभग 1.5-2 महीना पहले, है ना, जब आरआरबी का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे मैंने प्रोवाइड कर दिया था पूरा डिटेल में। वो प्री प्लस मेंस के लिए वो वीडियो था, उसमें मैंने दोनों सब्जेक्ट को, आपका जो क्यूए हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड आपका जो रीजनिंग हो गया, दोनों को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी बचा हुआ जितना भी टॉपिक है जिसमें आप लोगों का मतलब मेंस का आना है ना, तो जो भी आपका जीए हो गया, इंग्लिश हो गया या हिंदी भी हो गया, ठीक है, तो उसको, और कंप्यूटर हो गया, उसको आप लोग कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग जल्दी एक वीडियो मैं आप लोगों को मतलब प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पे अब आप लोगों को 25 से 30 जो अर्थमेटिक है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। खासकर उन टॉपिक को अभी आप लोग प्रैक्टिस करें जिन पे आप लोगों का थोड़ा सा कमांड बेटर है, ठीक है ना। और बाकी साइड से आप लोग उन टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करें जिसको आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है या नहीं किया है, बिकॉज एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा टॉपिक का वेटेज ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। कोई भी भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरीके से आप लोगों को मतलब क्वांट को टाइम देना है, ये क्वांट को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग किसी भी सोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारा आप लोगों का जो मॉक टेस्ट है उसमें क्विजेस होता है, टॉपिक वाइज क्विजेस होता है, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को वो बंडल पीडीएफ वगैरह का कोर्सेज भी आजकल बहुत आता है। ऊपर से मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो टेलीग्राम चैनल है या जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा,
उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर भी बहुत सारा आप लोगों को प्रैक्टिस पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। और अभी मैं 10 से 12 दिनों तक है ना डेली बेसिस पे भी 40 क्वेश्चंस का जो सेट है ना, उसका मतलब एक प्लेटफॉर्म का मैं आप लोगों को जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करूंगा। आप लोग उसको डेली बेसिस पे सॉल्व करें और बनाएं, ठीक है ना, मतलब डेली बेसिस पे आप लोग उसको सॉल्व करें या बनाएं, ठीक है। उससे भी आप लोगों का एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज अच्छे लेवल का कंटेंट वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग रीजनिंग को अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग में आप लोगों को डेली बेसिस पे क्या प्रैक्टिस करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे जो वेटेज कैरी करता है रीजनिंग में वो क्या होता है, पजल्स, ठीक है ना। जो पजल्स हो गया, अच्छा पजल्स में ही आपका जो एसे हो गया सिटिंग अरेंजमेंट, वो आपका पजल्स का ही पार्ट है, मतलब मैं इसे कंबाइन मतलब मानता हूं, पजल्स का सिटिंग अरेंजमेंट इज इक्वल टू पजल्स, ठीक है ना। तो 10 से 15 सेट ये आप लोगों को मतलब करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप लोगों का पजल पे कमांड बहुत अच्छा है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको 20 कर लीजिए, आप लोग डेली बेसिस पे 25 कर लीजिए, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों का भला होगा, आप लोगों का फायदा होगा, आप लोगों का पजल का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपका मतलब एक लेवल अप होगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों का पजल को बनाने का या पजल में जो कुछ कंडीशंस होते हैं या कुछ ट्रिकी कंडीशंस होते हैं उसको एलिमिनेट करने का आप लोगों का जो मेथड है या जो कह सकते हैं कि उसको एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है वो आप लोगों का फास्ट होगा, ठीक है ना। बिकॉज जितना ज्यादा आप लोग जिस चीज से उलझते हैं या जिस चीज से आप लोग जितना ज्यादा भिड़ते हैं उतना ही ज्यादा उस चीज में आप लोग डीप जाते हैं, घुसते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को उसका लेयर बाय लेयर जो है वो बाइफरकेशन समझ में आता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। अब जो मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए लाइक आपका सिलॉक्स हो गया, आपका वो क्या बोलते हैं उसको इनइक्वालिटी हो गया, और ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, या कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज टाइप के जो भी होते हैं ना, जो मिक्स सीरीज वगैरह भी कुछ और आते हैं। तो जितना भी ये सब आपका टॉपिक हो गया इन सब का आप लोग क्विजेस दें, ठीक है ना। टॉपिक वाइज क्विजेस आप लोग दे सकते हैं या सेक्शनल दे सकते हैं। देखिए रीजनिंग में अगर आप देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों का रीजनिंग थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है, ठीक है। उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है क्वांट में। बहुत सारे स्टूडेंट सच में ऐसे हैं जिनको बैंक एग्जाम में अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो क्वांट में, ठीक है। या इवन अगर एसएससी वालों को भी बात किया जाए ना तो उनको प्रॉब्लम आ रहा है क्वांट में, ठीक है। मतलब जो उनका मैथ्स हो गया उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मतलब एक होता है ना वर्ड टेढ़ी खीर, मतलब जल्दी से सब कुछ नहीं समझ में आने वाला इजी या केक बाग टाइप वो नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो जाता है, जो लोग इस पे ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनका अगर आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, चीजों को समझने का उनका जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए वो इजी है, बट सबके लिए इजी नहीं होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो लोग मतलब उस पर ज्यादा ध्यान दें, और ये उन लोगों को एक्चुअली देना चाहिए। और रीजनिंग में आप लोग क्या करें कि आप लोग टॉपिक वाइज क्विजेस देके आप लोग जितना भी इंपॉर्टेंट जो भी मतलब मिसलेनियस टॉपिक हो गया ना आप लोग उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो 10 से 15 सेट या 20 सेट या 25 सेट आप लोग मतलब पजल का लगा लें, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका भी आप लोगों को पीडीएफ जो है ग्रुप पे बहुत सारा मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। और हाल ही में मैं जो अभी डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, या जो करूंगा, तो वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस करने के लिए और भी कोई सोर्स है, कोई भी सोर्स, किसी का भी पीडीएफ हो, कोई भी मतलब क्विजेस हो या सेक्शनल टेस्ट वगैरह हो, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज कोई भी सोर्स जो है वो प्रैक्टिस के लिए अच्छा ही होता है। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस करते नहीं है, या अगर हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग का सारा जो प्रैक्टिस है वो छूट जाता है, हम लोग छोड़ के बैठ जाते हैं कि यार यार हमसे नहीं होगा, छोड़ दो, हटाओ इसको, बाहर में जाए, ठीक है ना। या जो हो ही नहीं रहा है तो फिर क्या फायदा, हम लोग इस चीज का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे हम लोग को प्रैक्टिस करना है, चीजों को टाइम देना है। सब कुछ चीज जो है ना धीरे धीरे ही मतलब कहीं ना कहीं बेटर होता है। अचानक से कोई भी चीज एक ही बार में इंस्टेंट जो है वो इंप्रूव नहीं होगा, इंस्टेंट वो उसका ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है ना। टाइम बेइंग प्रोसेस है ये, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग इसका सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग डेली बेसिस पे 2 टेस्ट या 3 टेस्ट देते हैं, बोलेगा 3 मॉक टेस्ट या 2 मॉक टेस्ट या 3 मॉक टेस्ट, अगर आप लोग जो फुल मॉक टेस्ट हो गया ना 45 मिनट्स का, जो आपका 45 मिनट का जो आपका फुल मॉक हो गया, अगर मान लेते हैं कि आप लोग 2 या 3 देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करें कि रीजनिंग का 2 जो सेक्शनल हो गया ना वो लगा लीजिए, ठीक है। या तो आप लोग 1 भी लगा सकते हैं या तो 3 भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है। अब दूसरी बात, एक और वीडियो मैं आप लोगों को बना दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप लोगों को एग्जाम में आप लोगों को किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, जो किस सेक्शन को पहले करना चाहिए, किस सेक्शन को बाद में करना चाहिए, ये तो पूरी तरह से सोनली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फिर भी अगर आप लोग नए हैं या आप लोग नहीं जानते हैं या आप लोगों से गलती हो जाता है, आप लोग क्वेश्चन में फंस जाते हैं या आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग अगर आप लोगों का थोड़ा सा वीक है, ठीक है ना, खराब है ऐसा नहीं बोलेंगे, वीक है, वीक होता है या तो स्ट्रांग होता है, ठीक है। उस कंडीशन में आप लोग क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोग बोलेंगे, कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को और एग्जाम से पहले किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, वो मतलब
आप बताइएगा, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उसमें भी हम लोग थोड़ा सा मतलब टू द पॉइंट बात करेंगे, लेकिन रिलेवेंट बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसा ही नहीं कि हम लोग बिना सर पैर का कुछ भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लोग मतलब बताइएगा, कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेंस वगैरह के लिए भी आप लोगों को वीडियो पूरा प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी मिल जाएगा। इवन क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह का भी मैं सीरीज अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। करंट अफेयर्स का आप लोगों को शायद, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन लोगों को तो पता होगा, और जो नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बता दूं, हर एग्जाम से पहले, एक्चुअली स्पेशली बैंक एग्जाम्स वगैरह का अगर बात किया जाए ना, तो जो भी एग्जाम होता है उसके पहले मैं करंट अफेयर्स का कुछ मैराथन सेशंस वगैरह करवाता हूँ, जिससे आप लोगों का पूरा करंट अफेयर्स जो 4 से 5 महीना या 6 महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट होता है वो रिवीजन उसका मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है लोगों को, एंड इवन फायदा सच में होता है, ठीक है ना। बिकॉज मैं क्वेश्चन जहां से भी पिक करता हूँ, उठाता हूँ, सारा का सारा वो एक्चुअली अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो वहीं से मैं क्वेश्चन को कलेक्ट करता हूँ, पिक करता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, उसको मैं मतलब आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो मतलब हम लोग इस बार और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, डेप्थ के साथ करेंगे, जिससे आप लोगों को आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में फायदा हो, और बहुत ज्यादा लाभ हो, बहुत ज्यादा फायदा हो, ठीक है ना। ऐसा ही नहीं कि हाँ थोड़ा बहुत आप लोगों का कटअप का काम हो जाए, कटअप से ज्यादा हम लोग इस बार स्कोर करने का वहां पे करेंगे। और पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को जिन्होंने उस वीडियो को मतलब मेरा फॉलो किया था, देखा था, उन लोगों को फायदा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग मतलब बोलिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या चाहिए, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये तो आपका रीजनिंग का हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो भी टॉपिक हो गया, अगर आप लोग का कोई टॉपिक वीक है तो कोई बात नहीं, उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं मतलब जिन्होंने कॉन्सेप्ट वगैरह करा रखा है, ठीक है, आप लोग उन्हें चाहे तो देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों का सिलॉग्स में या इनइक्वालिटी में अगर मान लेते हैं कि आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप लोगों को इसी चैनल पे है ना रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आप लोगों को एक 50 क्वेश्चंस का सिलॉग का, और सेम वीडियो में आप लोगों को 50 क्वेश्चंस का इनइक्वालिटी का, जिसमें हर एक टाइप मैंने कवर किया है। लाइक उसमें आपका जो एदर और का केस होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का केस होता है, कुछ उसके अलावा कुछ मिसलेनियस केसेस होते हैं, और थोड़े से कुछ डिफरेंट पैटर्न के केसेस होते हैं, और जो आपका मतलब बेसिक कुछ पैटर्न्स हो गया उसका जो केसेस होता है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। उसमें हम लोगों ने मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट जो कह सकते हैं ना कि हल्का मॉडरेट लेवल, मॉडरेट टू टफ लेवल का जो क्वेश्चन आता है, वो सब मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से वहां डिस्कस किया है। अब बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल वे में बताया है ना। नॉट एज अ टीचर बट एज अ स्टूडेंट, यहाँ एक स्टूडेंट कैसे देख सकता है चीजों को, कैसे समझ सकता है। तो वो आप लोग वीडियो, अगर आप लोगों को सिलॉग्स या इनइक्वालिटी में कंफ्यूजन होता है, या मान लेते हैं कॉन्सेप्ट आता है, बस कुछ क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। पजल्स का भी आप लोगों को सेशन मिल जाएगा, जिसमें आप लोग मतलब अगर आप लोगों को पजल आता है बट ये समझ में नहीं आता है कि हाँ कैसे पिक कर सकते हैं कंडीशन को, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या पॉसिबिलिटी लेके बनाना सही है या मतलब टाइम वेस्ट है, तो उन सब बातों के ऊपर मैंने ऑलरेडी उन सब वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोगों को जो भी प्रैक्टिकल बात है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उन सेशंस को देख सकते हैं। रीजनिंग का आपको एक जो है प्लेलिस्ट वो मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, मॉक को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि डेली बेसिस पे आप लोग 2 से 3 मॉक्स जो है वो दे दें, ठीक है। कौन कौन से मॉक टेस्ट को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का है, तो ऑली बोर्ड हो गया, स्मार्ट किरा हो गया, और टेक्स्ट बुक हो गया, ठीक है। ऑली बोर्ड, स्मार्ट किरा और टेक्स्ट बुक। उसके अलावा जो आपका पीएम या जो गाइडली हो गया, ये भी अच्छा है। बट होता क्या है ना, मैं आपको देखिए बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा, मतलब टू द पॉइंट बताऊंगा, एकदम मतलब सच बताऊंगा, ठीक है। बात क्या है कि पीएम में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को एरर ज्यादा देखने को मिलता होगा। पहले मतलब ऐसा होता था, अभी भी कुछ क्वेश्चंस में इन लोगों का क्या है ना कि एरर रहता है। दूसरी बात, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा इरिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया जाता है। मान लेते हैं कोई प्री का टेस्ट है, उसमें आप लोगों को ये लोग कोडेड ब्लड रिलेशन डाल देंगे, कोडेड इनइक्वालिटी डाल देंगे। आरआरबी क्लर्क प्री का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि आ सकता है, लेकिन क्या हर एक सेट में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो थोड़ा सा हो गया, ये कहीं ना कहीं एग्जाम रिलेवेंट बात हो गया। तो इन सब चीजों के लिए आप लोग मतलब मान लेते हैं कि आप पीएम का टेस्ट लगा रहे हैं या गाइडली का टेस्ट लगा रहे हैं, जो थोड़ा सा टफ हो, थोड़ा सा मतलब मॉडरेट हो, उस कंडीशन में अगर मान लेते हैं कि आपका उसमें अटेम्प्ट कम हो जाए, अटेम्प्ट कम होगा तो स्कोर कम होगा। जब स्कोर कम होगा तो उस कंडीशन में आपको लगेगा कि अरे यार मेरा तो इतना अटेम्प्ट आ रहा है, हम एग्जाम के लायक है कि नहीं, मेरा इस बार एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, एग्जाम में हम अटेम्प्ट अच्छा से कर पाएंगे कि नहीं। बिकॉज आरआरबी का तो ऑलरेडी क्या है ना कि आपका जो अटेम्प्ट है वो ज्यादा करना होता है। आरआरबी क्लर्क में तो आपका जब तक 75 प्लस अटेम्प्ट नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, मुझे नहीं लगता है कि हाँ काम होने वाला है। बिकॉज कट ऑफ जो है वो 79 तक जा रहा है, 78, 78.50, 78.75, 79, ऐसा ऐसा कट ऑफ जा रहा है। जब तक आप लोग 75 प्लस नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा। अब अगर आरआरबी पीओ का बात किया जाए, है ना, तो एक्चुअली ये भी मैं बता दूं, एक्चुअली इन सब पे है ना क्या, थोड़ा सा आप लोगों को हाई लेवल का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो प्रैक्टिस के लिए ठीक है। बट एग्जाम पॉइंट पे या जो एग्जाम का जो टाइम जब करीब आ जाता है, नजदीक आ जाता है,
उस टाइम पे प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा सही नहीं है, बिकॉज ज्यादा आप लोग हाई लेवल के क्वेश्चन भी लगाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आप लोग थोड़े से डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों का तैयारी उस लेवल का अभी तक नहीं हो पाया है और एग्जाम जो है वो आपके सर पे आ चुका है। ठीक है, इस बात से आप लोग इस तरीके की गलती नहीं कीजिएगा, बेकार का फिर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आप लोगों को कि जो भी ऑली बोर्ड हो गया, स्मार्ट कीड़ा हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ठीक है, तो इन टेस्ट अगर आपके पास है तो यूज कर सकते हैं, या इनका जो भी क्या होता है वो लाइव मॉक जो होता है ना, वो भी ये लोग प्रोवाइड करते रहते हैं, आप लोग उसका भी इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, डेली बेसिस पे आपका टारगेट होना चाहिए कि 2 से 3 मॉक लगा दें। और टोटल अगर ओवरऑल बात किया जाए तो 12 दिन में टोटल अगर ओवरऑल बात किया जाए तो 12 दिन में आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए ना, वो कम से कम तो 30 मार्क्स का होना चाहिए, कम से कम 30 मार्क्स का होना चाहिए। ठीक है ना, 30 प्लस हो जाए तो अच्छा है, बट कम से कम तो 30 मार्क्स आप लोगों को 12 दिन में दे ही देना है। एक दिन में अगर आप 3 मार्क्स भी लगाएंगे तो 12 या 36 हो जाता है। तो कुछ दिन अगर आप लोग 2 दिन में लगाए, मतलब कुछ दिन अगर आप लोग 2 मार्क्स भी लगाएंगे, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो 12 दिन में कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 मार्क्स को दे दे। अब मॉक देने का टाइमिंग क्या होना चाहिए? 2 मॉक को देने का आपका टाइम जो है वो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप सुबह में देना चाहते हैं, रात में देना चाहते हैं, शाम में देना चाहते हैं। ठीक है, कभी भी आप देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आपको पता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका आउट हो चुका है, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पे आपका जो एग्जाम टाइम है वो आपको पता चल चुका होगा। तो अगर आपका एग्जाम जैसे कि 9 बजे से है, अगर आपके एग्जाम एडमिट कार्ड में 8 AM का रिपोर्टिंग टाइम है, तो उसके 1 घंटा बाद आपका जो 9 बजे से है वो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, एग्जाम टाइम होगा। तो 9 बजे से मतलब 9 बजे आप लोग 9 बजे का जो टाइम है, जो एग्जाम टाइम होगा, ठीक है ना, उस कंडीशन में आप लोग क्या करें कि टेस्ट जो है वो लगाना स्टार्ट कर दें, मतलब मॉक मॉक कहिए टेस्ट कहिए, बात बराबर है। ठीक है ना, तो मॉक आप लोग मतलब अटेम्प्ट करने लगे 9 बजे टाइम, बोलने का मतलब जो आपका एग्जाम टाइम है ना, उस कंडीशन में या उस टाइम में, ठीक है ना, उस टाइम फ्रेम में आपको एक मॉक लगाना ही लगाना है। ये मान के चलिए कि अगर आप लोग फुल टाइम स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, या कोई भी आपके पास ऐसा समस्या नहीं है कि जो आपका एग्जाम टाइम है उस टाइम पे आप एग्जाम वाले दिन भरे अपना टाइम निकाल लें कि हाँ आज एग्जाम देना है तो आज हम फ्री हो जाएंगे, एग्जाम तो बिकॉज देना ही है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप कहीं टाइम में रहते हैं, मतलब अगर उस टाइम में आपको टाइम नहीं मिल पाता है, कहीं भी आप बिजी वगैरह व्यस्त रहते हैं, तो उस कंडीशन में तो आप मौका नहीं दे पाएंगे। बट अगर आप पूरी तरह से फ्री रहते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करें कि जो आपका एग्जाम टाइम है, जैसा शेड्यूल है आपका एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, उस टाइम पे आप प्लीज एक मॉक लगा लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है वो उस तरीके से अडेप्ट करेगा, उस टाइम पे एक्टिव रहेगा। जो भी आपका वो जोन हो गया या मोड हो गया या जो भी टाइम फ्रेम हो गया, उस टाइम पे क्या रहेगा कि आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से, जो ब्रेन का सेल्स होता है ना, जो पॉजिटिव ब्रेन सेल्स होता है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आपका जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगा, आप लोगों का थोड़ा सा इफेक्टिव वे में आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। इफिशियंसी प्लस इफेक्टिवनेस वहां पे जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, बूस्ट हो जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों को उस टाइम पे माइंड जो है वो ऐसे भी एक्टिव रहेगा, तो आप लोग हर तरीके को सिचुएशन को डील करने के लिए रेडी रहेंगे। बट अगर मान लेते हैं कि आप एग्जाम टाइम में मॉक को लास्ट डेज में नहीं लगाते हैं, तो उस समय क्या होगा ना कि मान लेते हैं कि अगर अचानक से आपको थोड़ा सा एक ऐसा डिसीजन लेना पड़े कि हाँ किस क्वेश्चन को चूज करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ देना है, तो वहां पे आप लोग सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाए, जिससे क्या होगा कि आपका जो पूरा का पूरा पेपर है वो बिगड़ जाएगा। अब एक बात और, आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका छोटा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बढ़िया सा वीडियो में उसके ऊपर बना दूंगा, बट अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, आपको कोई टॉपिक कितना भी आता हो, कोई हार्ड टॉपिक या जैसे कि पजल्स हो गया, डीआई हो गया, अरिथमेटिक हो गया, कितना भी आता हो, सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मान लेते हैं कि अगर रीजनिंग है, तो सबसे पहले जो भी आपका डुएबल क्वेश्चन होता है ना, या जो आपका मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, वो अटेम्प्ट करना है। उसमें भी कौन सा अटेम्प्ट करना है? जो थोड़ा सा इजी हो। फिर उसके बाद आपको इस कंडीशन में चलना है, ये जैसे कि बड़ा हो गया ना, पहले इजी करना है, इजी के बाद आपको मॉडरेट लेवल का करना है, फिर उसके बाद आपको करना है जो थोड़ा सा टफ हो, और टफ वाला हो, या तो आपका जो पजल्स हो गया वो करना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, इस कंडीशन को या जो इस सीक्वेंस को आप लोगों को ब्रेक नहीं करना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। एंड इवन बहुत सारे लोगों को सच में प्रॉब्लम होता ही होता है। आप अगर आप लोगों का अभी तक अटेम्प्ट नहीं बढ़ पा रहा है, तो प्लीज आप लोग 2 से 3 दिन इस तरीके से अटेम्प्ट करके देखिए मॉक को, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा भला हो जाए। ठीक है, बिकॉज इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, ये सच में बहुत ही बढ़िया ये सीक्वेंस है अटेम्प्ट करने का। वरना होगा क्या कि मान लेते हैं कि आप कोई मॉडरेट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगे, अगर वो सॉल्व नहीं हो पाया, 2 से 3 मिनट का 4 मिनट का समय चला गया, समझ रहे हैं कि आपका दिमाग का हालत क्या होगा? आप पूरी तरह से पैनिक हो जाएंगे। आपका पूरा का पूरा जो पेपर आप लोग आगे आने वाले 40 मिनट में या 40 मिनट में, 42 मिनट में, या 39 मिनट में, या 38 मिनट या 35 मिनट में जो आप बढ़िया कर सकते थे,
जो आप लोग ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। सारा का सारा मतलब कह सकते हैं ना कि आप बैल मुझे मार टाइप वाला कहानी हो जाएगा कि अपने पैरों पर आप खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे गलत क्वेश्चन को पिक करके, वो भी स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग इजी वाला करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल करेंगे, फिर थोड़ा सा टफ वाला करेंगे। अब टफ में कौन आ गया, तो अगर रीजनिंग का बात किया जाए तो आपका पजल्स वगैरह आ गया, या उसके अलावा अगर आप लोग मैथ्स का बात करें तो मैथ्स में आपका जो है वो थोड़ा सा डीआई आ गया। अब उसमें भी कौन सा डीआई, जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, कैलकुलेटिव डीआई, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा पहले छोड़ देना है पहले। अच्छा, मैथ्स का सीक्वेंस आप लोगों का क्या होना चाहिए, उसमें भी क्या है कि जो आपका थोड़ा सा स्पीड मैथ्स का टॉपिक हो गया है ना, स्पीड मैथ्स वाला टॉपिक, स्पीड मैथ्स का जो टॉपिक है पहले वो करना है। स्पीड मैथ्स में आपका क्या क्या आ गया, आपका सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन हो गया। पीओ का पेपर है तो आपका अप्रोक्सीमेशन आएगा, क्लर्क में आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलता है, पीओ में आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलता है। मान के चलते हैं कि अगर 10 नंबर का आएगा, ठीक है ना, मान के चलते हैं ऐसा, ठीक है ना। वैसे पता है क्या, कभी भी ऐसा प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन या किस टॉपिक से आप लोगों को कितना नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये सब एक्चुअली अब जमाना चला गया। अब पहले मतलब आज से 2-3 साल पहले ऐसा होता था कि प्रिडिक्ट किया जा सकता था, बट अभी पता है क्या हुआ है, 2021 के बाद से या 2022 में बहुत अलग लेवल का चेंज आ चुका है, बहुत ही अलग लेवल का चेंज आ चुका है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले मतलब मैथ्स में आप लोगों का जो स्पीड मैथ्स हो गया वो अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा डीआई को देखना है, जो डीआई हो गया ना सब, फिर आपको उसको देखना है कि कौन सा जो डीआई है वो थोड़ा सा डुएबल है, लेस कैलकुलेटिव है, जिसमें आप लोगों को डेटा वगैरह जो इंटरप्रीट करना है, जो डेटा को आप लोगों को फिगर आउट करना है, निकालना है ना। क्योंकि डीआई बोलने का मतलब डीआई जो आप लोगों को ग्राफ दिया है उससे अंडरस्टैंड करके जो डेटा है उसको पहले निकालना है, उस डेटा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, उन 5 क्वेश्चन के सेट को। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप लोगों को सबसे पहले ये रीड करना है या ये फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है कि कौन सा जो डीआई है या कौन सा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा लेस कैलकुलेटिव है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, या उसमें डेटा ज्यादा गिवन है। जिसमें डेटा ज्यादा गिवन होगा वो आप लोग थोड़ा सा जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे या उसको आप लोग इंटरप्रीट कर लेंगे। जहां पे डेटा थोड़ा सा कम हो जाता है ना, वहां पे आप लोगों को फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या कैलकुलेट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उसमें आप लोगों को ज्यादा चीजों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक ये बहुत ही कॉमन सा बात है, आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो भी जानते होंगे, अगर आप लोग नया तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, आप लोग फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर भी आप लोगों को अभी तक कितने दिनों में ये सब बात पता चल चुका होगा। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चन को करने के बाद आपको देखना है कि कौन सा जो डीआई है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, उसको सबसे पहले मार्क पर रिव्यू कर देना है, ठीक है। मार्क पर रिव्यू जो आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है ना, या जो आपका इंटरफेस होता है, जो भी एग्जाम इंटरफेस हो गया या आपका जो मॉक इंटरफेस हो गया, उसमें आपका लेफ्ट साइड पे जो आपका ये लेफ्ट साइड जो हो गया, लेफ्ट साइड बोलने का मतलब इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में आप लोगों का ऐसा करके आएगा, एक बॉक्स रहता है, वहां पे क्लिक कर देना है। वो बॉक्स जो है आपका बैगनी कलर का मतलब आई थिंक रहता है, ठीक है ना, आई थिंक पर्पल कलर या वायलेट कलर का ऐसा रहता है। वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो मार्क फॉर MFR मतलब मार्क फॉर रिव्यू करके ऐसा लिखा रहता है उसमें, ठीक है ना। आप लोग वहां पे मार्क फॉर रिव्यू में डाल सकते हैं, उसको आप लोग बाद में फिर देखिएगा जब आप लोग अच्छा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर उन क्वेश्चन पे आप लोग मूव कीजिएगा, ठीक है। अब डीआई वगैरह जो हो गया, अगर आप लोग पता चल चुका है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करना है, उसके बाद आप लोगों को अर्थमेटिक में मूव करना है। या जो टफ डीआई है, अगर आप लोगों को पहले ही पता चल चुका है कि हाँ सारा का सारा डीआई ही टफ है, तो फिर आप एक काम करें, सबसे पहले उन टॉपिक्स को कर लें या अर्थमेटिक का उन क्वेश्चन को कर लें जिनका टॉपिक आपको अच्छे से आता है। लाइक अगर आपका पार्टनरशिप हो गया, थोड़ा सा इजी होता है, परसेंटेज थोड़ा सा इजी होता है, और आपका एवरेज थोड़ा सा इजी होता है, एजेस थोड़ा सा इजी होता है ना। तो इन सब टॉपिक को आप लोग मतलब ये रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा डुएबल वाला, तो वो इजी होता है। तो इन सब क्वेश्चंस को सबसे पहले निपटा लें, फिर उसके बाद आप लोग डीआई पे मूव करें। तो इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ, ठीक है। और टफ में आपका वही कैलकुलेटिव डीआई आ गया, या उन क्वेश्चंस को आप लोग मतलब अटेम्प्ट ले सकते हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उसको लास्ट में करना है। तो यही आपका मतलब मॉक को आप लोगों को कब देना चाहिए, कितना आप लोगों का मॉक का टोटल टारगेट रहना चाहिए, और किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये मैंने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा आप लोगों को अगर बहुत ज्यादा डिटेल में एक मॉक का वीडियो चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बात किया है कि आप लोगों को कब मॉक देना चाहिए, एग्जाम से पहले कितना मॉक देना चाहिए, एग्जाम के कितने दिन पहले कितना मॉक देना चाहिए, जब एग्जाम करीब आ जाता है तो कितना मॉक देना चाहिए, कौन सा जो मॉक है वो कहीं ना कहीं एग्जाम रिलेवेंट है 2022 के पैटर्न को देखते हुए, या 2023 में अभी हाल फिलहाल तक जो भी एग्जाम्स वगैरह हुए हैं ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अनुसार, उसके बेस पे। अब उसके अलावा आप लोगों को मॉक में सुधार कैसे हो सकता है, कि कोई टॉपिक वीक है तो उसको कैसे करेंगे। जैसे कि मॉक तो दे दिए, अब मॉक में हम बोल रहे हैं करे यार मेरा तो मॉक में अटेम्प्ट ही कम हो रहा है या स्कोर नहीं आ रहा है, तो स्कोर नहीं आ रहा है तो उसका कारण क्या है। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो किसी टॉपिक का वो हमको नहीं आता है, तो उसको कवर करेंगे ना, उसको पढ़ेंगे ना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना,
उसका जो बेसिक फंडामेंटल्स हो गया उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद उस टॉपिक का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाएंगे, तब जाके फिर मॉक में वो बनेगा, है ना। मॉक में सिर्फ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बार बार खाली बैठ के मॉक देने से भी वो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, जब उसका हमको टॉपिक, जब उसका हमको कॉन्सेप्ट ही अच्छे से नहीं आता है तो कैसे बन जाएगा, है ना। तो ये सब बहुत ही छोटा छोटा चीज होता है जिसके ऊपर पता नहीं क्यों जो कुछ एस्पिरेंट्स हो गए हैं वो सोच नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, या डिटेल में एक्चुअली उनको सब कुछ मिलता भी नहीं है, ठीक है ना। मेन बात ये है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वो जो मेरा वीडियो है ना 30 मिनट का, वो 30 मिनट के अप्रॉक्स, वो जो है वो अप्रॉक्स 30 मिनट का वीडियो है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इवन उसमें मैंने मेंस के लिए भी बात किया है कि मेंस के मॉक करने का, मेंस के जो मॉक है उसको अटेम्प्ट करने का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए, उसके बाद किस तरीके से मेंस के मॉक को आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, या मॉक को एनालिसिस करने का क्या तरीका होना चाहिए, वो भी प्री के लिए, मेंस के लिए, ठीक है। बहुत कुछ मैंने बहुत डिटेल में बात किया है, ठीक है। तो ये वीडियो आई थिंक मतलब मैंने बोला था कि शायद 10 से 12 मिनट समथिंग का, बट आई थिंक थोड़ा सा ये ज्यादा हो चुका होगा, बट कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए अगर मुझे ज्यादा बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि फायदा आपको होना चाहिए। अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो उससे आप लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। और खास कर ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जो लोग फ्रेशर हैं। तो उन लोगों को मैंने जो भी बताया, आप लोग इस तरीके से अपना जो भी बचा हुआ 12 से 13 दिन है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, उसमें इन सब चीजों को फॉलो करने का या अप्लाई करने का, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को फायदा सच में होगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किन टॉपिक्स पे आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जहां जहां आप लोग को डाउट होता है आप लोग मुझसे डाउट पूछिए, सारे के सारे डाउट को मतलब मैं निस्ता नाबूद कर दूंगा, ठीक है। आप लोग बस मतलब डाउट पूछिए, ठीक है ना। वैसे भी आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, डाउट क्लियर करने के लिए, डाउट को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं काफी ज्यादा फेमस हूँ, ठीक है ना। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और एक आप लोगों का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अगर आप लोग मतलब थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, या अगर आप लोग अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं, अगर अगर आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है सारे सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है ना, तो एक आप लोगों को डाउट डिस्ट्रॉयर ऑन लाइव कॉल सेशन करके एक प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग उस प्लेलिस्ट में जो भी 8 से 9 या 10 जो कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह है आप लोग उसको सुन लीजिए, सारा का सारा आपका काम जो है वो खत्म हो जाएगा, सारा का सारा मतलब डाउट जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इतना डिटेल में उन सब पे उन वो जो प्लेलिस्ट है ना उसमें रिकॉर्डिंग्स डाल दिया है। एक्चुअली जो रियल स्टूडेंट्स होते हैं ना, रियल डाउट्स के साथ, उनके साथ मतलब मेरा वो कन्वर्सेशन है, मेरा वो एक्चुअली कॉल पे सेशन हुआ था, मतलब वो मैंने प्रोवाइड किया है, तो आप लोग उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरे की गलती से ज्यादा सीखेंगे ना तो अपना जो आपका टाइम है वो आप लोग इंप्रूवमेंट में ज्यादा दे पाएंगे, वरना खुद खुद गलती करके आप लोग सीखेंगे तो कितना समय आपका बर्बाद होगा, है ना। इस बात से दूसरे का जो भी डाउट्स वगैरह है उससे भी सीखने की कोशिश कीजिए। अब उसके बाद हम लोग लास्ट में देख लेते हैं कि जो भी हमारा ये वीडियो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस स्ट्रेटेजी का, इस वीडियो का, ठीक है। तो पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। एग्जाम में जब आपके पास थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाएगा ना तो उस समय आपका ट्रिक जो है वो कहाँ मतलब गायब हो जाएगा, आपको एकदम बिल्कुल नजर नहीं आएगा, पूरी तरह से वो इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी ट्रिक्स हो गया, जो भी कुछ कह सकते हैं कि किसी तरीके का मतलब कोई नहीं बोलते हैं कि हाँ मतलब कोई ट्रिक हो गया या समथिंग, इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स समथिंग इस तरीके का, मतलब जो भी लंद फंद बात होता है ना, ये सब कभी भी रियल एग्जाम में काम नहीं आता है। तभी काम आएगा जब आपका उस पर बहुत ज्यादा अभ्यास होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगा, अदरवाइज इंस्टेंट आप किसी भी ट्रिक को जो है ना अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से स्टडी कीजिए, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कीजिए, प्रैक्टिस सही तरीके से कीजिए, सही सोर्स को फॉलो करके कीजिए, सही क्वेश्चन से कीजिए, एनालिसिस जो है वो सही तरीके से कीजिए, अपने कमियों को फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ पे आप वीक हैं, किस टॉपिक में आपका जो है वो कमी बहुत ज्यादा है, उस टॉपिक को सुधार करना है, तब जाके फिर इसमें इंप्रूवमेंट होगा, तब जाके इंप्रूवमेंट होगा तो उसको फिर आप मॉक में इंप्लीमेंट कर पाएंगे, मॉक में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बना पाएंगे, अदरवाइज कैसे बना पाएंगे। तो इन सब चीजों के ऊपर सही तरीके से स्टडी कीजिए, सही तरीके से आप जो है स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, तभी आपको फायदा होगा और सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो प्लीज पढ़ लीजिए, ऐसा कोई भी अल्टरनेट नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज अगर आप लोग जंग के मैदान में कूद ही पड़े हैं, जंग के मैदान बोलने का मतलब अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम वर्ल्ड है ना, अगर मान लेते हैं कि आप लोग इसमें इंटर कर चुके हैं और आप लोगों को जॉब चाहिए, तो पढ़ाई के अलावा कोई भी एक ऐसा हथियार है ना, मतलब पढ़ाई के अलावा और कोई भी हथियार नहीं है जो आप लोगों को काम आएगा। ये जो स्टडी है ना, या जो ये पढ़ लो मतलब पढ़ाई, ये खुद में रामबाण एक हथियार है। आप इसको गदा कह लीजिए, धनुष कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी कह लीजिए। ये एक ऐसा जो अस्त्र है ना, इसका कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है, ये एक्चुअली ब्रह्मास्त्र है। क्या? स्टडी, पढ़ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, प्रैक्टिस करना, मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ओनली पढ़ाई, सिर्फ स्टडी, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग जंग के मैदान में घुस चुके हैं तो लड़ना तो है ना, ठीक है ना। तो
आप लोगों का इतना समय देने के लिए थैंक यू। आप लोगों ने जो भी मतलब अपना कीमती समय अपनी ज़िंदगी का इस वीडियो को देखने में व्यतीत किया या लगाया, ठीक है ना, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग शेयर कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, वहां पे आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा।